नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका देश परदेश के इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, आज हम जिस विषय के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो विषय बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले कि ट्रंप और पुतिन के बीच में जो चल रहा है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि ट्रंप और पुतिन आखिरकार दोनों के बीच में जो बॉनहोमी है या प्यार मोहब्बत जो है वो जो काफ़ी बढ़ती चली जा रही, तो उसके बारे में क्या किया जाएगा। दूसरी बात, इसके साथ दूसरी एक खबर आती है जिसमें कि चाइना भी अब अमेरिका के साथ आर पार की लड़ाई को लेके बिल्कुल तैयार है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत कुछ बड़ा हो सकता है। ये बड़ा क्या होगा ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अपने आप में शायद ये एक ऐसी खबर है जिसको हमें लगता है कि सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहिए। एक तीसरी खबर है जो कि भारत के अंदर विमानों की बहुत कमी हो गई है। जो आईएफ के इंडियन एयरफोर्स के जो विमान है उसकी बहुत कमी हो गई है, और इसको लेकर भी काफ़ी अब संशय वाली स्थितियां आ गई हैं कि भाई अल्टीमेटली किया क्या जाए। और तुरंत कम से कम 114 विमान चाहिए। सिर्फ बातचीत हो रही है, कमेटियां बन रही हैं। यूएस चाइना की मिलिट्री पावर के बारे में बात करेंगे, और एक औरंगजेब और भैया जी के बारे में बात करेंगे। औरंगजेब का मसला बढ़ता चला जा रहा है। दिल्ली के अंदर तो कुछ ऐसा हो गया कि अकबर रोड पे वहाँ पर कालिख पोत दी गई। कई जगह पे जो सारे के सारे जो उनके बोर्ड्स थे, उसके साथ ही जो तुगलक लेन थी वहाँ पर दिल्ली के ही एक मंत्री ने वहाँ पे विवेकानंद लेन नाम से एड्रेस लिख दिया कि तुगलक लेन नहीं होगा। मुझे लगता है कि एक पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा एक साजिश चल रही है जिसके द्वारा कि मुगलों को इंडिया का सबसे बड़ा विलन दिखाने की कोशिश की जा रही है। एक्चुअली इंडिया के सबसे बड़े जो विलन थे बेसिकली वो मुगल नहीं थे बल्कि अंग्रेज थे, जिन्होंने भारत को लूटा, सारी दौलत लेके गए थे। मुगल तो दौलत को लेके कहीं बाहर गए नहीं थे, और जहां तक सत्ता की बात है 150 साल तो रूल किया उन्होंने। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी मजम्मत करके आपको हिस्ट्री के पेजेस में जाके मिलेगा क्या। सेकंड थिंग है कि आज जो बैठ के अपनी बड़ी दिखा रहे हैं कि हमें मुगल रूल नहीं चाहिए, हम उसको ये कर दें। भाई अब इतिहास के पन्नों को फाड़ तो सकते नहीं ना, बड़ा मुश्किल है। आपके अंदर इतना दम तो है नहीं कि इतिहास के पन्नों को फाड़ दो। और फिर अगर मुगल 150 साल तक रूल करके गए, उससे पहले भी 600-700 साल तक जो मुस्लिम रूल भारत के अंदर रहा, खिलजीज थे, लोदीज थे, तुगलक थे, गुलाम वंश थे, सब तो थे वहां पर। तो तब आपके पुरखे क्या कर रहे थे, ये भी सोचने वाली बात है ना कि बीजेपी और आरएसएस वालों के जो पुरखे थे वो क्या कर रहे थे उस टाइम। वो क्या उस टाइम के जलेबियां खा रहे थे या गुलाब जामुन खा रहे थे, या फिर हो सकता है उनके दरबार में जाके जिले लाही कर रहे थे। तो आज की डेट में वो सब क्या कि गुस्सा दिखाना और बैनर दिखाना और कालिख पोत देना और गालियां देना, उससे आप उस रूल को खत्म तो नहीं कर पाएंगे ना। और आपने उस ढंग से सारे के सारे जो मुस्लिम समाज है उसको भी दुश्मन बना लिया है। और भैया जी जोशी और आगे निकल के चले गए। उन्होंने कह दिया कि मराठी आना सबको ज़रूरी नहीं है, महाराष्ट्र में रहना तो मराठी सीखनी ज़रूरी नहीं, दूसरी भाषाएं काम आ जाती है। तो उसके ऊपर अब शिवसेना वाले भी चढ़ के बैठे कि आप कैसे कह सकते हैं। तो कभी धर्म के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, तमिल के नाम पर तो वैसे ही इतना बलवा हो रहा है भारत के अंदर। तो बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसे मिटाने की जरूरत है, लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है, उसको खुशी हो रही है सब करते हुए। चलिए, अच्छी बात है, उन्हें खुशियां मनाने दीजिए। इससे ज़्यादा तो हम और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। पर एक बात मैं ज़रूर यहाँ पर कहना चाहूँगा अपने आप में कि इस ढंग से अगर आप समाज के अंदर वैमनस्य दुश्मनी बढ़ाना चाहते हैं और किसी एक पूरे वर्ग को, एक 20-25 करोड़ के मुस्लिम वर्ग को एक विलेन की तरह पेंट करना चाहते हैं, तो फिर आप अपनी कब्र खोद रहे हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ। आप सोचते हैं कि हिंदू सारे एक साथ होकर मुसलमानों का सामना कर लेंगे और उसके साथ सड़कों पे आ जाएंगे और युद्ध शुरू कर देंगे। तो भाई मैंने तो आज तक दुनिया में कहीं भी 25 करोड़ के सामने 100 करोड़ को सड़क पे आते नहीं देखा है। 25 करोड़ के सामने मैंने कभी भी 100 करोड़ को आते नहीं देखा है। और फिर लोग सड़कों पे क्यों आएंगे, ये कोई इशू ही नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो। किस लिए, क्या जरूरत क्या है उसकी। वो यहाँ के वासी हैं, वो यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के नागरिक हैं, यहाँ पैदा हुए हैं। वो किसी की टर्म्स एंड कंडीशन पे जिंदा नहीं रहेंगे कि हिंदू बताएंगे तुम्हें यहाँ कैसे रहना, सी बी ग्रेड या सी ग्रेड सिटीजन बन के। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला है। वो भी अपनी शर्तों पर रहेंगे। ये देश उनका भी उतना है जितना हमारा है, और वो अपने हिसाब से रहेंगे, हम अपने हिसाब से रहेंगे। इसमें कोई किसी के ऊपर कोई चीज तो लाद नहीं सकता ना अल्टीमेटली। आते हैं एक दूसरे विषय के ऊपर कि भारत के पास लड़ाकू विमानों की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। ले दे के कुल 29 स्क्वाड्रन बचे हैं, और 29 स्क्वाड्रन में से दो अगर जोड़ दो, मिग 21 वो तो डेड हैं बिल्कुल।
तो 21 बचते हैं, उसमें 60% मुश्किल से फ्लाइंग कंडीशन में रहते हैं, बाकी 40% तो या तो अपग्रेडेशन में रहते हैं या फिर वो नीचे रिपेयर में चलते रहते हैं। अब ये 114 विमानों का जो सौदा होगा, अगर आज आप सौदा करते हो तो ये विमान आपको कम से कम नहीं तो 2028-30 के आसपास पहला विमान आपको मिलेगा, 4-5 साल के बाद में। तो जरूरत आज की है। 1965 के बाद वायुसेना के सबसे कम स्क्वाड्रन हो गए हैं। हालांकि कुछ भारतीय जनता पार्टी ने एक क्या कहते हैं कि नए एक्सपर्ट उतार दिए कि आप ये क्यों सोच के चलते कि हमको 42 के 42 स्क्वाड्रन ही चाहिए। अब नए किस्म के विमान आ गए तो 42 चाहिए नहीं, हमें तो चाहिए 20-25 स्क्वाड्रन जो टोटल मिला के हैं। तो एक नया फिलॉसफी निकालने की कोशिश की जा रही कि हमें तो विमान चाहिए ही नहीं एक्चुअली, जो थोड़े बहुत आ गए बहुत है हमारी रक्षा करने के लिए। अगर 36 रफाल हो गए तो वो बाकी कंट्रियों के, चाइना के और पाकिस्तान के तो 100-150 के बराबर हो जाते हैं। एक खोखला क्या कहते हैं कि ना बहादुरीवाद जिसे क्या कहते हैं वो अ, उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। अब बहुत सारे विमान, लड़ाकू विमान हो या फिर ट्रांसपोर्ट के विमान हो, कहीं कुछ शामिल नहीं हो रहा, कहीं कुछ हो नहीं। हमने कल परसों भी एक रिपोर्ट दी थी कि ज़्यादा करके जो प्रोजेक्ट अनाउंस किए जाते हैं वो कभी इंप्लीमेंट होते ही नहीं है। सबमरीन के प्रोजेक्ट जो अभी साइन किए हैं 2035 के आसपास उसकी डिलीवरी स्टार्ट होगी। जो ड्रोन के प्रोजेक्ट 2024 में अमेरिका के साथ साइन किए 30,000 करोड़ की, उसकी डिलीवरी 2028 से होगी। इसके अलावा S-400 के 3 मिले हैं, बाकी 3 हमको पता नहीं कब मिलेंगे, खुदा ही जाने, इसके बाद कुछ कह नहीं सकते हम। और ये 114 विमान अगर आज तुमने साइन कर भी लिया जो लेने हैं तो वो तुमको 2028 और 2030 के बीच में पहला विमान आपको शायद मिलेगा। तो आप ये सोच कर देखिए कि हमारी कंपनी तो आने वाले दिनों में यही हालात हो जाएंगे। फ्रांस की कंपनी डसाल्ट ने कहा कि अगर उसको 114 विमानों को ऑर्डर मिलेगा तो भारत में एक सहायक कंपनी कंपनी बनाएगी और यहाँ बैठ के थोड़ा बहुत हम क्या कहते हैं कि छोटा मोटा प्रोडक्शन भी कर लेंगे। स्वीडन की कंपनी साब है, उसका अडानी डिफेंस के साथ समझौता था लेकिन वो खत्म हो चुका है। रूस भी नए लड़ाकू विमानों की पेशकश कर रहा है, पर अल्टीमेटली ये सारे के सारे जो विमान हैं कब तक आएंगे, कब इनका एग्रीमेंट होगा, कब इनकी पेमेंट होगी, और पेमेंट तो हम कर नहीं रहे हैं। ले दे के कुल मिला के 1,80,000 करोड़ का बजट है कैपिटल एक्सपेंसेस का, तो उसमें से आप क्या क्या निकाल के और क्या क्या लोगों को देंगे, इसके बारे में तो कुछ भी ज्ञान नहीं है। दूसरा, अमेरिका और चीन के बीच में बढ़ती हुई तल्खियां अब खुलकर सामने आ गए हैं। अब आर पार की मूड की लड़ाई में आ गए हैं सारे के सारे। यूएसए भी धमकी दे रहा है, ट्रंप ने भी धमकी दे दी है और चीन ने भी धमकी दी है कि भैया जी जो करना है आप कर लो, हम पलटवार के लिए तैयार नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि आप पलटवार कर सकते हैं तो फिर विदेश मंत्री वांग यी ने 7 मार्च को, यानी कि आज ही 7 मार्च है, ये कहा कि अगर आप हमारे ऊपर पलटवार करते हैं तो तैयार रहिएगा हमारे पलटवार के लिए भी। अमेरिका के राष्ट्रपति ने चीनी वस्तुओं पर टैरिफ लगा दिया है और दो सबसे बड़ी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के बीच में व्यापारिक युद्ध यानी कि ट्रेड वॉर जो है वो प्रारंभ हो चुका है। हिंदुस्तान टाइम्स की भी रिपोर्ट यही है कि जो राष्ट्र केवल अपने हित को आगे बढ़ाने में लगेंगे तो दुनिया में जंगल का राज हो जाएगा। और ये बात वांग यी कहते हैं। उनका कहना है कि अमेरिका में जो फेंटानिल की उनकी जो महामारी है या ड्रग्स है वो हमने शुरू नहीं की है, हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप अपने देश की रक्षा नहीं कर सकते ड्रग्स से तो उस पर हम क्या कर सकते हैं उस पर। और दूसरी बात है कि वाशिंगटन को सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। अगर वांग यी कहते हैं जो चाइना के विदेश मंत्री, दुनिया में लगभग 190 देश हैं। कल्पना कीजिए कि हर देश अपनी ही प्राथमिकता पर जोर देने लगे और अपनी ताकत दुनिया को दिखाने लगे तो फिर तो जंगल राज हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इस जंगल राज से किसका फायदा होने वाला है। तो ये जो आचरण है आपका, ये जो सारा का सारा कंडक्ट है, ये किसी भी मानदंड के ऊपर अनुरूप नहीं है। चीन और अमेरिका के बीच में जो व्यापारिक संबंध है वो पुराने हैं, और फिर उसके बाद भी अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपको वॉर ही करनी है, तो फिर यही सही। अगर आप हमारे पर लादना चाहते हैं तो हम उसका जवाब देने को तैयार हैं। और ये मत समझिए कि हम जवाब नहीं दे सकते, हम भी ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। एक आखिरी खबर पे आते हैं कि ट्रंप का पुतिन की ओर झुकाव क्यों है। क्या रूस और चीन के बीच में कोई दरार लाने की कोशिश है। अल्टीमेटली ट्रंप इतने वारी वारी क्यों जा रहे हैं भाई, कितने कुर्बान क्यों हो रहे हैं पुतिन के ऊपर। और ये बरसों पुरानी जो दोनों की नीति है कि रूस और चीन दुश्मन है, लेकिन अब तो बहुत सारे मुद्दों पे साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इवन जो वोटिंग हुई थी यूएनएससी के अंदर, वहाँ भी अमेरिका और चीन ने एक साथ वोटिंग की है। ये एक अजीब सी कहानी निकल कर आ रही है। तो अमेरिका एक बड़ी रणनीति पर काम कर रहा है। शायद रूस को चीन से दूर करने की योजना है कि तुम हमारे साथ रहो, तुम चीन के साथ जाते हो क्या, क्यों जा रहे हो। अब
जब ट्रंप ने पुतिन के साथ 90 मिनट की 12 फरवरी को बातचीत की थी, तो तभी से कुछ लगा था कि शायद कुछ बड़ा होने जा रहा है। और ये भी कहा था कि हम एक साथ बहुत करीबी से काम करने को तैयार हैं और सैंक्शंस भी हम हटा देंगे। ट्रंप ने फिर बीच में ज़ेलेंस्की को निकम्मा और तानाशाह कहा और ये कहा कि तुम बहुत छोटे हो, अब तुम्हारे लायक कुछ बचा नहीं है, तुम्हें सिर्फ घुटने टेकने के लिए तैयार रहना चाहिए। पर इतनी पुरानी नीति अमेरिका की रूस के प्रति, और अब ट्रंप उसे पलट देना चाहते हैं। ऑलमोस्ट 80 साल पुरानी नीति है। और ये क्या नई विदेश नीति होगी कि रूस और चीन एक साथ चलेंगे और बाकी दुनिया एक साथ में होगी? मुझे लगता है कि शायद चीन को कमज़ोर करने के लिए, रूस को अपनी साइड में करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आगे क्या होगा है तो कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिलहाल जो स्थितियां निकल कर आ रही हैं, वो स्थितियां कोई किसी भी हालात में हम ये कहेंगे कि अ, दुनिया के अंदर शांति लाने के लिए तो कोई ऐसे हेल्पफुल नहीं हो पा रही हैं, या क्या कहा जाए कि कोई ऐसा स्टिमुलेट नहीं कर रही है कि दुनिया में शांति हो। लेकिन कुछ नई चीज़ें जो हैं, जो निकल कर आ रही हैं, वो अपने आप में काफ़ी हद तक परेशान करने वाली हैं। और ये रिवर्स जो नीति है अमेरिका की, खास तौर से रूस के प्रति, ये बहुत सारे लोगों की ना समझ में नहीं आ रही है कि अल्टीमेटली इस किस्म की नीति पहले जो कभी नज़र में नहीं आई थी, तो अब इसको किस रूप के अंदर देखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ देश परदेश से बने रहने के लिए। फीडबैक दीजिएगा, प्रोग्राम्स कैसे लग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।